प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स क्लास 10th का जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 1.1। ओके, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर सम इंटीजर m, m कोई भी एक इंटीजर है और एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। कोई भी इवन इंटीजर को हम कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर m कोई भी इंटीजर है तो हम इवन इंटीजर्स को m, m+1, 2m या 2m+1 कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं? चार ऑप्शन है हमारे पास। यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन ऑप्शन। ओके, सो मान लेते हैं लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लेते हैं a क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है। a कैसा है? पॉजिटिव इवन इंटीजर है, ठीक है। बहुत सारे नंबर है हमारे पास, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डैश डैश डैश। a के बहुत सारे वैल्यूज रह सकते हैं। यहां पे आप एक चीज देख सकते हो, डिवाइजर अगर मान लो इवन नंबर है 2 लेते हैं तो 2 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1। यहां पे क्या हो जाएगा? 0। 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 2 जार 4, ये 0 हो जाएगा। 6 है तो 2 3 जार कितना हो जाएगा? 6 0। दैट मीन्स अगर इसको यूक्लिड के फॉर्म में लिखोगे तो ये कौन सा फॉर्म में आ रहा है? 2q + 0, ये हो जा रहा है 2q + 0। यहां पर है 2q + 0, है ना। q क्या है? कुछ इंटीजर है, तो 2q + 0 2q होगा। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2m, है ना। m भी एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है। इसको भी हम 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको भी 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन्स फॉर इफ m इज एनी इंटीजर, m कोई भी इवन इंटीजर है तो उसको हम कौन सा फॉर्म में लिख सकते हैं? वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ 2m, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने एक एक्सरसाइज में भी किया था। एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q वेयर q इज एन इंटीजर। यहां पे सेम क्वेश्चन है वेयर m इज एन इंटीजर। तो अगर हम इवन इंटीजर्स को 2q के फॉर्म में लिख सकते हैं, सो ऑफ कोर्स 2m के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सो दिट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो वहां सॉल्व करके दिखाना जरूरी नहीं है, यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट द ऑप्शन। आप रफ में सॉल्व करके करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फॉर सम इंटीजर q कोई भी एक इंटीजर है, ठीक है। एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। फॉर एनी इंटीजर q, कोई भी ऑड इंटीजर। सो ऑड इंटीजर्स की अगर बात करो तो ऑड इंटीजर्स कौन कौन से हमारे पास? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डैश डैश, बहुत सारे नंबर है, ठीक है। ये ऑड इंटीजर्स लिया हमने। निगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव ले रहा हूं मैं। ये ऑड इंटीजर्स हो गए। अब मान लो इसको 2 से डिवाइड करते हो। 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 0 जार 0, यू विल गेट 1। 3 को डिवाइड करोगे 2 से तो क्या आएगा? 2 1 जार 2, यू विल गेट 1। देन यहां पे अगर मान लो 5 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 2 2 जार 4, यहां पे रिमाइंडर क्या आया? 1। अगर इसको यूक्लिड के फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2q + 1, ठीक है। q का वैल्यू 0 है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 × 0 + 1। यहां पे क्या हो जाएगा? 2 × 1 + 1। यहां क्या हो जाएगा? 2 × 2 + 1, ठीक है। ये 2 के लिए हो गया, ये 1 के लिए हो गया, ये 3 के लिए हो गया और ये 5 के लिए हो गया, ठीक है। इसलिए इस तरीके से ये क्या है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 0 1 2, ये तो कॉमन रहे, कोई भी नंबर रह सकता है। q इज एन इंटीजर, सो इसको हम ये फॉर्म में लिख सकते हैं 2q + 1, 2q + 1, 2q + 1। मतलब किसी भी ऑड इंटीजर को हम 2q + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो यहां पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, ये दोनों क्वेश्चंस हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन वीडियो में ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस किए थे, आप लोगों को याद होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस था, जस्ट एक बार नोट कर लीजिए, देन विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो देखते हैं अगला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। n² - 1 का वैल्यू जो है 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है इफ n इज, n क्या होगा? ऐसा n का कौन सा वैल्यू रहेगा कि n² - 1 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा? n क्या कोई इंटीजर हो सकता है? देखो एक सिंपल सी बात है, 8 क्या है? 8 इज एन इंटीजर,
ठीक है। 8 16 को डिवाइड कर सकता है, 24 को डिवाइड कर सकता है, 8 के टेबल में जो भी नंबर आएंगे सबको डिवाइड कर सकता है। तो 8 जिसको भी परफेक्टली डिवाइड करेगा वो क्या होगा, वो एक इंटीजर ही होगा ना। सो ऑफ कोर्स इसका आंसर तो इंटीजर रहेगा ही, ठीक है। दूसरा अ नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर, अब देखो 8 जो है -16 को भी डिवाइड कर सकता है, 8 जो है -24 को भी डिवाइड कर सकता है। सो जरूरी नहीं है कि 8 जिसको परफेक्टली डिवाइड करेगा वो क्या होगा, एक नेचुरल नंबर ही होगा। और n अगर हम नेचुरल नंबर लेते हैं तो ऑफकोर्स आंसर भी हमको नेचुरल नंबर ही मिलेगा। सो ये आंसर की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबल है, ठीक है। अगला है ऑड इंटीजर, इवन इंटीजर। देखो अब इंटीजर्स दो ही टाइप के मिलेंगे आपको, या तो ऑड इंटीजर होगा या तो इवन इंटीजर होगा। तो वो केस में ये तो एलिमिनेट हो गया कि इंटीजर आने वाला है, लेकिन परफेक्ट जब हमारे पास ऑप्शन है कि जो इंटीजर आ रहा है वो इवन इंटीजर है या ऑड इंटीजर है, तो वो केस में ओनली इंटीजर का ऑप्शन कोई काम का नहीं है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन में हमको बस ये चेक करना है कि n² - 1 8 से डिविजिबल होगा इफ n कोई ऑड इंटीजर रहेगा या n इवन इंटीजर रहेगा। सो दो केस बना लेते हैं, दो केस बना के सॉल्व करते हैं। देखो ठीक है, मान लेते हैं लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर, लेट a be any पॉजिटिव, नहीं पॉजिटिव क्यों, एनी इंटीजर मान लेते हैं, लेट a is any इंटीजर, ठीक है। सो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू n² - 1। a को हमने कोई भी इंटीजर ले लिया विच इज इक्वल टू n² - 1। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, n जो है वो इवन भी रह सकता है और ऑड भी रह सकता है, ठीक है। n इवन भी रह सकता है और ऑड भी रह सकता है, लेकिन अगर ऑड रहेगा तो क्या वो 8 से डिवाइड होगा, या इवन रहेगा तो 8 से डिवाइड होगा, ये हमको चेक करके बताना है, ठीक है। देयरफॉर n कैन बी इवन नंबर और एन ऑड नंबर, एक इवन नंबर रह सकता है या फिर एक ऑड नंबर रह सकता है। सो केस 1, पहले केस में बात करते हैं। मान लो लेट n बी एन इवन नंबर, मान लेते हैं क्या है n एक इवन नंबर है। सो इवन नंबर है तो n के क्या वैल्यूज रह सकते हैं, देयरफॉर n कैन बी इक्वल टू 2 4 6 8 डैश डैश एंड सो ऑन। n अगर हमने इवन नंबर माना है तो n की वैल्यूज भी तो इवन ही रहेंगे ना, n 2 रह सकता है, 4 रह सकता है, 6 रहता है एंड सो ऑन, कुछ भी रह सकता है इवन नंबर। तो क्या n के ये किसी भी वैल्यूज के लिए ये अगर यहां आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्या ये a जो है 8 से डिविजिबल होगा, लेट्स सी। पहले हम क्या करते हैं, पुट n इक्वल्स टू 1, सॉरी इवन नंबर पुट करना है, n इक्वल्स टू 2 पुट करके देखते हैं। क्या हम n को अगर 2 पुट करते हैं तो 8 से डिविजिबल होगा। a कितना है, a इज इक्वल टू n² - 1, n की वैल्यू 2 रखो, क्या हो जाएगा 2² - 1 4 - 1 इक्वल्स टू 3। सो a इक्वल्स टू 3 आया, नॉट डिविजिबल बाय 8, ठीक है। एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, लेट्स पुट n इक्वल्स टू 4 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो a कितना हो जाएगा 4² - 1 16 - 1 विच इज इक्वल टू 15। सो a इक्वल्स टू 15 आया, तो आप क्या बोल सकते हो, क्या ये डिविजिबल है, 15 डिवाइड होगा क्या 8 से, नहीं होगा। सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 8। अब यहां से एक चीज समझ में आ रहा है, अगर n का वैल्यू अगर हम इवन लेते हैं तो वो डिवाइड नहीं कर पा रहा है। n अगर इवन है तो ये n² - 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। तो n ऑड लेकर देखते हैं कि क्या ऑड लेने से n डिवाइड होता है। लेट्स सी केस 2, दूसरे केस में इफ n इज एन इवन नंबर, अगर n कोई इवन नंबर है, n अगर कोई इवन नंबर है तो क्या होगा, ठीक है। देखते हैं n अगर इवन नंबर है तो क्या पुट करेंगे, n इक्वल्स टू ऑड नंबर, इवन हमने चेक कर लिया है ना, ऑड नंबर ले लेते हैं। n की वैल्यू अगर हम लेट से पुट करते हैं 5, n की वैल्यू अगर 5 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 5² - 1 विच इज इक्वल टू 24। क्या 24 डिविजिबल है 8 से, बिल्कुल डिविजिबल है, 8 3s आर, सो ये हो जाएगा डिविजिबल बाय 8, ठीक है। अगर लेट से हम पुट करते हैं n इक्वल्स टू 7 पुट कर लेते हैं,
तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 48, 49 माइनस 1 यू विल गेट 48, 48 8 से डिविजिबल है क्या? यस डिविजिबल है। सो आप लिख दोगे इट इज डिविजिबल बाय 8। सो यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है? हमने ऑड वैल्यूज पुट कर लिए, हमने इवन वैल्यूज पुट कर लिए, दोनों से हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर n की वैल्यू ऑड है, इफ n इज एन ऑड नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय 8। अगर n ऑड नंबर है तो ये जो नंबर आएगा टोटल वो 8 से डिविजिबल होगा। देयरफॉर लास्ट में स्टेटमेंट यहां बना देता हूं मैं स्टेटमेंट, देयरफॉर वी कैन से दैट n square minus 1 is divisible, n square minus 1 is divisible by 8। 8 से divisible होगा कब? if n is an odd integer, if n is an odd integer। n अगर कोई odd integer है तो हम क्या बोल सकते हैं? ये divisible है। so here your option C is the right answer। ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखो अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क के लिए सॉल्व करने के लिए आता है कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट, ऐसा चेक करने के लिए आता है, या फिर अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया चेक वेदर n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज एन ऑड इंटीजर और इवन इंटीजर, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये प्रोसेस से सॉल्व करोगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव है ऐसा तो आप जो है रफ पेज में जल्दी जल्दी सॉल्व करके और वेरीफाई कर सकते कि n का वैल्यू क्या रहेगा। Here we got n क्या रहेगा? an odd integer। So option C is the right answer। So just make a note of it before we move to next question। So let's see the next question। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट 8 से 10 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे सॉल्व करना है एक बार ध्यान से समझो इसको। क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है? इफ HCF ऑफ 65 एंड 117, दो नंबर दिए हैं हमारे पास 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अगर हम 65 और 117 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ये फॉर्म में लिख सकते हैं तो बताइए m का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो अब अगर मान लो आपके पास कोई नंबर है 15, लेट्स से 17 है, और मैं बोल रहा हूं कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा 5 into 3 plus 2, ठीक है। अगर कोई नंबर है आपके पास 22 और मैं बोल रहा हूं आप लिख सकते हो 5 into 4 plus 2, ऐसे लिख सकते हो। ये फॉर्मेट में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये नंबर रहना जरूरी है। अगर ये नंबर हमारे पास है तो हम समझ सकते हैं कि हमने किस फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया है। अगर मान लो मैं बोल रहा हूं 22 को मैं लिख सकता हूं 5 into 4 plus 2, 4 की जगह मैंने दे दिया यहाँ पे m, और आपसे पूछा गया बताओ m का वैल्यू क्या होगा। तो अगर ये नंबर आपके पास है तो m आप इजीली निकाल सकते हो, है ना। अब यहाँ पे ये 65m माइनस 117 किसको एक्सप्रेस किया गया है ये फॉर्म में? ये दोनों नंबर के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। ओके तो हम सबसे पहले HCF निकाल लेंगे एंड HCF ऑफ दिस टू नंबर इक्वल्स टू दिस मच एंड देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ m। देखो कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझो इसको किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो जो दो नंबर की बात हो रही है उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। सो कौन कौन से दो नंबर है यहाँ पे? Here the given numbers are कौन कौन से नंबर है? 65 एंड 117। सो इसका HCF निकालना है। आप एक चीज देख सकते हो 117 इज ग्रेटर देन 65। सो डिविडेंट जो है, डिविडेंट A मान लेते हैं, कितना हो जाएगा 117, और डिवाइजर को B मान लेते हैं, डिवाइजर B कितना हो जाएगा 65, ठीक है। सो इनका HCF निकालना है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा से? A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। क्यू क्या है? क्वेश्चन 10 R इज रिमाइंडर। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखने से पहले हम इन दोनों को लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका HCF फाइंड कर लेते हैं, फिर ये स्टेप्स जो है लिखना बहुत आसान हो जाएगा। सो कैसे करोगे? 117 को 65 से डिवाइड करना है, ठीक है। सो 2 टाइम्स में तो 130 हो जाएगा, 1 टाइम्स लेना पड़ेगा 65, 7 माइनस 5 यू विल गेट 2 और ये हो जाएगा 5, दैट मीन्स 52।
अब यहां पे डिवीजन खत्म नहीं होगा, व्हाई? बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। सो यहां से हम एक नया डिवीजन चालू करेंगे और जो पुराना डिवाइजर है ये क्या हो जाएगा? डिविडेंड। सो 52 1s are 52, कितना आएगा यहाँ पे? 13। अभी भी 0 नहीं आया है तो क्या करोगे? एक बार फिर से डिवाइड करोगे, जो पुराना डिवाइजर है ये डिविडेंड हो जाएगा। सो 13 4s are 52। सो फाइनली वी गॉट रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू 0 फॉर b इक्वल्स टू 13। दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा? 13 आएगा इसका। ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट स्टेप में क्या आया है हमारा? 117 इक्वल्स टू b है 65 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया है? 52। ओके, सो क्या लिखेंगे आप? हियर r इज नॉट इक्वल टू 0। r जो है यहाँ पे 0 नहीं आया है तो क्या करेंगे हम? अगेन अप्लाइंग EDL, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो एक बार फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो दूसरे स्टेप में जो 65 है ये डिविडेंड हो गया। 65 इक्वल्स टू 52 इंटू 1 प्लस 13। ठीक है, आप यहाँ क्या लिखोगे? हियर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर अगेन अप्लाइंग EDL, अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक बार फिर से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो लास्ट स्टेप में जो है ये डिवीजन कंप्लीट होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? 52 को हम कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा 52 इक्वल्स टू 13 इंटू 4 प्लस 0। सो हियर यू कैन सी द रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0 फॉर डिवाइजर b इक्वल्स टू 13। डिवाइजर 13 है, देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 65 और 117 का कितना आ गया? 13 आ गया। ये हमारा आया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेकिन यहाँ पे HCF फाइंड नहीं करना था। HCF तो हम बहुत ही इजीली निकाल लेंगे। अगर बोला रहता फाइंड HCF ऑफ 65 एंड 175 तो हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। HCF का प्रोसेस तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं। यहाँ पे हमको m का वैल्यू निकालना है और क्या बोल रहा है कि ये दोनों नंबर का जो HCF है वी कैन एक्सप्रेस द HCF ऑफ दिस टू नंबर्स इन दिस फॉर्म। ठीक है, दैट मीन्स देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहां पे कुछ इस तरीके से बोला है कि ये जो HCF है 13 उसको किस फॉर्म में लिखेंगे हम? 65m माइनस 117। सो ये माइनस 117 को लेफ्ट में लाओ, 13 प्लस 117 इक्वल्स टू 65m। सो यूल गेट 130 इक्वल्स टू 65m। सो m विल बी इक्वल टू 130 डिवाइड बाय 65। सो m इक्वल्स टू 2। सो देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया? m इक्वल्स टू 2। ठीक है, सो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जहां दो नंबर के HCF को किसी भी फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया है और एक वेरिएबल वहां से फाइंड करना है आपको, तो क्या करेंगे हम? पहले वो दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद एक्सप्रेस करेंगे ये फॉर्म में। जैसे हमने यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, 13 आया और जो फॉर्म में बोला था वही फॉर्म में हमने एक्सप्रेस किया एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ m। सो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम्स में आता है। सो जस्ट नोट इट डाउन, देन विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125। ठीक है, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली इज। ठीक है, हमको वो लार्जेस्ट नंबर बताना है, द बिगेस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर which can divide 70 and 125, and on dividing these two numbers by that largest number the remainder will be 5 and 8 respectively। आपको बताना है कि वो कौन सा नंबर है। ठीक है, इनमें से चार ऑप्शन है हमारे पास, किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा और 8 आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे चेक नहीं करना है सबसे डिवाइड करके कि ये आ रहा है ये नहीं आ रहा है। ठीक है, ये दोनों तो डिवाइड होंगे ही नहीं और इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ऑप्शंस तो आप डायरेक्टली देख के भी बता सकते हो, डिवाइड करके ये दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन अगर इसको सॉल्व करना है, मान लो ऑप्शंस नहीं दिया है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव है, वो केस में आप कैसे सॉल्व करोगे? ओके, हियर ऑन डिवाइडिंग, किसको डिवाइड कर रहे हैं हम? On dividing 70 and 125, the remainder comes out to be
रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 70 एंड 125। रिमाइंडर क्या आया है हमारा 70 एंड 125। सॉरी रिमाइंडर नहीं है, ये तो नंबर है। रिमाइंडर क्या आया है 5 एंड 8, ये दो रिमाइंडर आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया है ना कि अगर ये दो नंबर्स को डिवाइड करो तो 5 और 8 क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। ओके, देयरफॉर द नंबर विच कैन, देयरफॉर द नंबर कैन परफेक्टली डिवाइड, किसको परफेक्टली डिवाइड कर सकता है, पहला है 70 को जब हमने एक नंबर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 आया, दैट मीन्स 70 माइनस 5 को वो परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। एंड दूसरे को जब हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया है 8, दैट मीन्स 117 को ये परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर 22 को मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ओके, सो इफ वी डिवाइड 22 बाय 5 यू गेट द रिमाइंडर 2। सो ये परफेक्टली डिवाइड कब होगा, अगर हमने 22 में से रिमाइंडर 2 माइनस कर लिए, यू विल गेट 20, दैट मीन्स दिस 5 कैन नाउ डिवाइड 20 परफेक्टली। सो जब हमने किसी एक नंबर से 70 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 5 आया। ठीक है, सो रिमाइंडर 5 आया मतलब वो 65 को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। जब हमने 125 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 8 आया। सो अगर 8 को सब्सट्रैक्ट कर लोगे 117 आ रहा है, दैट मीन्स इनमें से जो भी नंबर है वो 65 एंड 117 को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स वो लार्जेस्ट नंबर कैसे आएगा, वी कैन गेट दैट लार्जेस्ट नंबर बाय फाइंडिंग द HCF ऑफ 65 एंड 117। देयरफॉर द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, किसको डिवाइड करेगा 70 एंड 125 is the HCF of 65 and the largest number which can divide 125 and 70 and leaving remainder क्या बचेगा इसमें, and leaving remainder 5 and 8 respectively is the HCF of 65 and 117। ठीक है, 65 और 117 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उससे अगर हम ये दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर आएगा 5 एंड 8 दोनों ही केस में। तो कैसे निकालेंगे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो यहां पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि 117 कैसा है, ग्रेटर देन 65, तो ये A हो गया डिविडेंट और ये हो गया B डिवाइजर। सो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा A इक्वल्स टू क्या होता है BQ प्लस R। सो A रहेगा 117 इक्वल्स टू B हो गया 65 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर आ जाएगा ये 2 11 माइनस 6 5 52 आ गया। क्या लिखोगे आप, हियर R इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर अगेन अप्लाइंग EDL। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा फिर से अप्लाई करोगे तो अगले स्टेप में जो डिवाइजर था वो डिविडेंट हो जाएगा और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर हो जाएगा। सो ये हो गया 65 इक्वल्स टू 52 इंटू 1 प्लस 8 प्लस 5 13। ओके, अगेन यहां पे क्या हुआ है, R इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर अगेन अप्लाइंग EDL। ठीक है, फिर से EDL अप्लाई करोगे तो क्या होगा, जो डिवाइजर था वो डिविडेंट हो जाएगा और जो रिमाइंडर था वो क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो गया, इंटू 4 प्लस 0। सो हियर R इक्वल्स टू 0 फॉर B इक्वल्स टू 13, R इक्वल्स टू 0 फॉर B इक्वल्स टू 13। देयरफॉर आप क्या बोलोगे, HCF ऑफ 65 एंड 117 कितना आ जाएगा 13। दैट मीन्स अगर हम 13 से ये दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। हम डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर हम 70 को डिवाइड करते हैं किससे, 13 से, तो 13 5 आर 65, रिमाइंडर कितना आया है 5 आया,
और अगर 13 को हम डिवाइड कर 13 से 117 को 125 को डिवाइड करो, दूसरा नंबर है 125, सो ये 9 टाइम्स में 117, रिमाइंडर कितना आया 8। दैट मीन्स 13 इज द हाईएस्ट नंबर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या होगा यहाँ पे, 13 इज द हाईएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 70 एंड 125, लिविंग रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको बताना है कि कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो जो 2 नंबर गिवन है उसमें से उनके रिमाइंडर्स को माइनस कर लीजिए, और रिमाइंडर माइनस करने के बाद जो 2 नंबर आएंगे उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो रहेगा दैट विल बी द हाईएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड द 2 numbers and leaving the remainders respectively. So it's a very easy question, just make a note of it, then we'll see the next question. So the next question is question number 6 है, if 2 positive integers a and b, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a और b, 2 इंटीजर्स हमारे पास दिए हैं, a का वैल्यू है x³ इंटू वाई स्क्वायर एंड b का वैल्यू है xy³। ठीक है, a और b 2 इंटीजर्स गिवन है और उनके फैक्टर्स भी गिवन है हमारे पास। ठीक है, x एंड y क्या है, x एंड y आर प्राइम नंबर्स, मतलब x को और y को फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, x और y दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। हमको क्या बताना है कि a और b का HCF क्या होगा, वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ a एंड b। ठीक है, सो मान लो x और y नहीं, यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन है, हियर द गिवन इंटीजर्स आर क्या है हमारे पास, a इक्वल्स टू x³ वाई स्क्वायर और b इक्वल्स टू क्या है xy³। ठीक है, तो जो नॉर्मल प्रोसेस है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिससे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, पहले a के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ a क्या हो जाएगा, x³ को हम क्या लिखेंगे x इंटू x और वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे y इंटू वाई। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ b की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा x इंटू y³ है, दैट मीन्स y इंटू वाई 3 टाइम्स आ गया। अब ये दोनों ही केस में जो कॉमन है उसको लिख के हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। सो HCF जो है a और b का क्या होगा, देखिए कॉमन कौन कौन सा है, x कॉमन है, एक बार लिख दीजिए x हो गया, दोनों में y कॉमन है, यस एक बार y कॉमन है, यहाँ पे y आ गया, और कुछ कॉमन है, अगेन y कॉमन है यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, सो यहाँ पे रहेगा y। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर, दैट मीन्स HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b कितना आया xy स्क्वायर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया xy स्क्वायर, है क्या ऑप्शन xy स्क्वायर b, सो ऑप्शन b इज द राइट आंसर। ठीक है, जस्ट मेक ए नोट ऑफ इट एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नोट डाउन करो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2 पॉजिटिव इंटीजर गिवन थे a और b, यहाँ पे है p एंड q, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। आप लोग वीडियो पॉज करके और कोशिश कीजिए खुद से सॉल्व करके आंसर लाने का, अगर नहीं आ रहा है तो आप फिर देखिए आगे। सो p एंड q आर रिटर्न एज p इक्वल्स टू है ab स्क्वायर और q है a³b। a और b क्या है, प्राइम नंबर्स है, मतलब a और b को हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, प्राइम नंबर्स हैं। हमको क्या बताना है, HCF p और q का कितना होगा। ठीक है, सो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हियर द गिवन इंटीजर्स आर, क्या है गिवन इंटीजर्स हमारे पास, a इक्वल्स टू a नहीं p है, p इक्वल्स टू ab स्क्वायर एंड q कितना है, q इक्वल्स टू a³b। ठीक है, 2 नंबर आ गए। प्राइम फैक्टर्स देखिए क्या आ रहा है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ p के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, ab स्क्वायर है तो a इंटू b, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ q कितना आएगा, स्प्लिट कर दीजिए इसको, a³ को लिखेंगे हम a इंटू a और ये हो जाएगा b। ठीक है, सो HCF कितना आएगा, HCF ऑफ p एंड q कितना आएगा, जो कॉमन है उसको एक बार नोट डाउन करो, a कॉमन है दोनों में तो हम क्या लिखेंगे a, यहाँ पे b कॉमन है लास्ट में, एक बार लिख दो b। अब b यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है, और a यहाँ है तो ऊपर नहीं है, मतलब और कुछ भी कॉमन नहीं है। सो आंसर क्या हो गया,
ए बी। सो फाइनली आप क्या लिखोगे, देयरफॉर HCF ऑफ P एंड Q इक्वल्स टू ए बी। हाइएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो गया फाइनल आंसर। ओके, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल था, जल्दी से नोट डाउन करो। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, कोई भी एक नंबर रहना चाहिए 1 2 3 4 नॉट इक्वल टू 0। सो द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल होगा, रैशनल होगा, रैशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है, या फिर 1 होगा। देखो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि कोई भी रैशनल नंबर ले लो आप, नॉन जीरो रैशनल नंबर, ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर 0 है और इसको अगर इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमेशा 0 आएगा, विच इज अ रैशनल नंबर। लेकिन अगर ये रैशनल नंबर नॉन जीरो है, 0 से ग्रेटर या लेस रहता है, कुछ भी है, सो वो केस में किसी भी नॉन जीरो रैशनल और इरेशनल को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। सो ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। सो ये बात ध्यान में रखना कि किसी भी नॉन जीरो रैशनल नंबर को अगर एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, वो दैट विल ऑलवेज बी इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ध्यान में रखना ये बात, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन क्या है, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, 1 से लेके 10 तक, ठीक है, जितने भी नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 भी इंक्लूडेड है और 10 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। सो इसमें से वो कौन सा नंबर है, द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसमें से ये 10 के 10 नंबर डिवाइड कर देंगे इनको, ठीक है, कौन सा, इनको 10 के 10 नंबर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आपको क्या निकालना है, बेसिकली एलसीएम निकालना है, किस किस का, 1 to 10 तक का, 1 से 10 तक जितने भी नंबर्स आते हैं सबका एलसीएम निकालना है। ओके, तो इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे हम, द लीस्ट नंबर दैट is divisible by 1 to 10, ठीक है, 1 to 10 is the LCM of 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये सबका जो LCM आएगा, दैट LCM विल बी द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर रहेगा जिसको ये 10 के 10 नंबर परफेक्टली डिवाइड कर लेंगे। ओके, सो सबके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, 1 into 1। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टर, ऑफ कोर्स 2 into 1। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, 3 into 1। 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4, 2 into 2 into 1, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 5 into 1। 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 विल बी इक्वल टू 2 into 3 into 1, ठीक है। और प्राइम फैक्टर ऑफ 7 क्या आएगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 7 कितना हो जाएगा, 7 into 1। देन प्राइम फैक्टर ऑफ 8 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 1। और प्राइम फैक्टर ऑफ 9 क्या आएगा, 3 into 3 into 1। and finally the prime factors of 10 are 2 into 5 into 1, ठीक है। यहाँ आपको फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल नंबर्स हैं, आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ओरली कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 10 नंबर का हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिया, अब करना क्या है, इनका एलसीएम निकालना है। सो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ व्हाट, 1 to 10, एलसीएम ऑफ 1 to 10, ये नंबर्स का एलसीएम निकाल रहे हैं। तो सब में जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और जो नहीं है उसको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। सो 1 तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, 1 यहाँ पे हटा दो, पहला नंबर। 2 जो है इसमें कॉमन है, ये एक 2 हो गया, यहाँ का एक 2 आ गया, यहाँ का एक 2 आ गया, इसमें 2 आ गया, इसमें 2 आ गया। सो ये 1 2 3 4 5, ये 5 इवन नंबर्स हैं,
सब में 2 है, सो पांचों में कॉमन है तो 2 हम एक बार लिखेंगे, 2 into। अगला देखिए 3 और कहीं है क्या? 3 यहां पे भी है, ये भी कैंसिल हो गया, 3 यहां पे भी है, ठीक है। सो अब देखो एक साथ दोनों नंबर नहीं ले सकते, 1 2 3 बार कॉमन है 3 डिजिट्स में, तो यहां पे आप एक ही बार लिखोगे 2 into 3, ओके। अब ये 2 जो है कहां कहां कॉमन है? 2 यहां पर है और 2 एक यहां पर है, 2 हो गए और कहीं नहीं है, सो 2 है तो हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, इंटू 2 इंटू बचा क्या 5, और कहीं है क्या 5 यहाँ पे 5 के फैक्टर में और 10 के फैक्टर में, तो 5 को हम एक ही बार लिखेंगे 5, ठीक है, इंटू ये हो गया 7 बचा है, 7 और कहीं प्रेजेंट है क्या? 7 नहीं है तो 7 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और क्या रह गया? 7 हो गया, ये 2, अब ये 2 कहीं भी कॉमन नहीं है और ये 3 भी कॉमन नहीं है, सो आप लिख दोगे 2 into 3 into 1 तो सब में कॉमन है, ठीक है, लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये सर्कल करने का रीजन ये था कि कोई भी नंबर छूट ना जाए, तो जब आप सॉल्व करोगे ना उसको सर्कल कर लीजिएगा, और एकदम उसको गोटने की जरूरत नहीं कि 2 ले लिए सर्कल करना है, एकदम डिजाइन बनाते बैठ गए, एक राउंड कर लो कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा आंसर? देखो 2 3 जार 6, 6 2 जार 12, 12 5 जार 60, इनको मल्टीप्लाई करो, 7 2 जार 14, 14 3 जार 42, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 4 6 ये 6 2 जार 12, 2 1 कैरी, 6 4 जार 24 प्लस 1 25, और ये 0 एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर जिसको ये 10 के 10 नंबर परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, क्या है वो? 2520। सो ये ऑप्शन है क्या? यस, 2520, दैट इज ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर, ओके। So very simple question, just make a note of it, then we'll move to the next question. So let's see the last question of NCERT exemplar exercise 1.1. Last question है, the decimal expansion of 14587 upon 1250 will terminate after। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा? 1 डेसिमल के बाद, 2 डेसिमल के बाद, 3 डेसिमल या 4 डेसिमल? अब वो तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है आपको कि डिवाइड करते बैठ गए कितने बार हो रहा है वो, ठीक है। हियर द गिवन फ्रैक्शन इज, क्या है फ्रैक्शन यहाँ पे हमारे पास? 14587 डिवाइड बाय 1250। क्या करते हैं हम ऐसे केस में? जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स निकालिए। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है हमको, 1250, ठीक है। 1250 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 5 जार 125, 0 एज इट इज। अगेन ये 5 के टेबल में 25, ये 50 टाइम्स में हो जाएगा, 5 के टेबल में 10 टाइम्स में, 5 के टेबल में ये 2 टाइम्स में होगा, और ये 2 के टेबल में 1 टाइम्स में, ओके। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए? 5 into 5 into 5 into 5 into 2 which is equal to 2 into 5 raised to power 4। सो फ्रैक्शन हो गया हमारा 14587 डिवाइड बाय 1250 की जगह हम लिख देंगे 2 into 5 raised to 4, ठीक है। सो कितने डिजिट बाद टर्मिनेट होगा नहीं होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले क्या करोगे? जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स निकालिए। फैक्टर्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि ये बेस को 10 के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता 2 raised to 4 into 5 raised to 4, तो आप क्या लिखते? 10 raised to power 4, मतलब पावर एक बार लिखते और बेस को मल्टीप्लाई कर देते हम। सिंपल सा रूल है, आपने 9th में भी पढ़ा है, a raised to m into b raised to n रहा तो हम क्या करते हैं? सॉरी, a raised to m into b raised to m, हम क्या करते हैं? a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे और m को कंबाइन कर देंगे। सो अगर यहां भी 2 raised to 4 होता है, नहीं, अगर 2 raised to 4 होता तो हम उसको 10 raised to power 4 लिख सकते थे, क्वेश्चन आसान हो जाता है। नहीं, यहाँ पे है नहीं तो क्या हुआ? कर लेंगे ना, है नहीं तो क्या हुआ? यू कैन, कैसे करेंगे हम? यहाँ 2 का पावर 1 है, अगर मैंने 2 raised to 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 raised to 3 से डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा? 14587
इंटू 8 डिवाइड बाय, यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर 4 और ये हो जाएगा 5 का पावर 4। आ गया, कितना सिंपल है। अब क्या करेंगे हम, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, 8 7 जार 5 कैरी, 8 7 जार 56, 5 कैरी 64 प्लस 5 69 हो जाएगा, 6 कैरी 8 5 जार 40 प्लस 6 46, 4 कैरी 8 4 जार 32 प्लस 4 36, 3 कैरी 8 1 जार 8 प्लस 3 11। ये यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये 10 रेज़ टू पावर 4, पावर हमने कंबाइन कर लिया, सो 10 रेज़ टू 4 हो गया। अब जो है 10 रेज़ टू 4 को आप कैसे लिख सकते हो, 10 रेज़ टू 4 का मतलब क्या है, हम इसको ऐसे लिखेंगे 11696 डिवाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 4। 10 रेज़ टू पावर 4 का मतलब होता है कि 1 के ऊपर जो है 4 जीरोस रहेंगे ऐसे, ठीक है। सो 4 जीरोस है तो ऊपर से 4 डिजिट पीछे कर लीजिए, 1 2 3 4, आंसर कितना हो जाएगा 11.6696, ठीक है। सो ये जो फ्रैक्शन है कितने डिजिट बाद टर्मिनेट हो गया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है 1 2 3 4, दैट मीन्स ये जो फ्रैक्शन है 4 डिजिट बाद टर्मिनेट हो गया। सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 4 डेसिमल प्लेस। ओके, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आया है तो लाइक बटन हिट करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू सो मच।